जय हिंद। देखिए किस तरह से रूस का इतना बड़ा जंगी जहाज मॉस्कोवा डूब गया, जिसके अंदर परमाणु हथियार भी रखे थे और परमाणु हथियार समुद्र में चला गया। चिंता इस बात की नहीं है क्योंकि ये रूस का डूबा है। मेनली हम लोग का भी जितने हथियार है ना, उसमें 80% रूस के आए हैं। हमारे जो तेग तरकस त्रिकन श्रेणी के जितने भी तलवार क्लास के जो पानी वाले जहाज बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रॉयर बनाए गए, वो रूस से आए हैं। तो रूस क्यों नहीं बचा पाया इससे, और क्या कारण है कि भारत रूस से 48 Mi-17 हेलीकॉप्टर की डील को रद्द कर दिया। देखिए रूस की जो जहाज था मॉस्कोवा, ये काफी पुराना था, लेकिन यह काला सागर का एकदम दबदबा था। लेकिन इसे एक मामूली मिसाइल से मार के गिरा दिया गया क्योंकि इसे सैचुरेट कर दिया गया। इसके ऊपर S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। अब कोई भी मिसाइल डिफेंस की दो खराबी होती है। पहला कि वो एक लिमिटेड नंबर के मिसाइलों को ही मार सकता है। जैसे S-300 को ऐसा माना जाता है कि एक साथ ये 20 मिसाइलों को टैकल कर सकता है, 20 से 30 मिसाइलों को टैकल कर सकता है। अब इसे सैचुरेट करने का पहला तरीका ये होता है कि इसके ऊपर एक ही बार 50 ठो मार दीजिए, तो 20 ठो को तो ये काउंटर कर देगा, 20 से 30 को, बाकी कोई ना कोई तो जाके इस पे हिट करेगा। तो एक नंबर से इसे सैचुरेट कर देते हैं। नहीं तो एक टाइमिंग भी होता है, कितने टाइम में मार सकता है, एक ही टाइम पे मार दे खूब ज्यादा यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे खेल नंबर्स का होता है। तो यहीं पे हुआ, इस मिसाइल को सैचुरेट करके और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ से यूक्रेन इस पे मारा था। जब यूक्रेन इस बड़े से जंगी जहाज को मारा तो इसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर पाया, और इसे मारने में सबसे ज्यादा मदद किया था अमेरिका का सिस्टम। देखिए इन जहाजों को मिसाइलों से बचाया जा सकता है। भारत को अपने जहाजों पर सैप सिस्टम को तैनात करना चाहिए। सैप सिस्टम क्या होता है, जैसे देखिए कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है, अगर दुश्मन का जहाज अगर मिसाइल मार दिया है तो इस मिसाइल को मारने के लिए काउंटर मिसाइल तो मारे जाते हैं। अगर ये मिसाइल इसको नहीं मार पाया तो ये जब आ जाता है, अगर हमारा डिफेंस सिस्टम इसे नहीं मार पाया और ये मिसाइल इसके पास आ जाता है, तो उस सिस्टम पे क्या काम करता है, ये डेक के पास साइड में ये सैप सिस्टम लगे होते हैं। ये सैप के अंदर ना मेटल्स यानी छड़ धातु के छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं, और इस सैप को जब फायर कर देते हैं सैप सिस्टम को, तो ये मिसाइल के चारों ओर एक दीवार बना देता है, शील्ड बना देता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जहाज है, और ये जहाज अगर आप यहाँ हवा में देखिएगा तो ये क्या लगा हुआ है, सैप सिस्टम फायर किया हुआ है। यहाँ पर अगर इधर से कोई भी मिसाइल आएगी तो इसमें हवा में छोटे छोटे मेटल के टुकड़े तैर रहे हैं, यहीं पे मिसाइल को ब्लास्ट कर देगी और ये जहाज पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तो यूक्रेन ने जो हमला किया उस पर रूस का ना सैप सिस्टम काम आ पाया और ना ही उसका एयर डिफेंस काम आ पाया। तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दोनों दुश्मन होते हैं पाकिस्तान और ये चाइना, ये यूक्रेन की तुलना में पावरफुल है यहाँ पर। इसलिए हमको इस पर मतलब अपने हिसाब से एक लेसन लेना चाहिए। अब ये काला सागर है, काला सागर में जो रूस का जहाज था, इसे सैटेलाइट से देखा था अमेरिका ने, और सैटेलाइट से इस जहाज को देखकर अमेरिका ने यूक्रेन को बता दिया, और यूक्रेन इस पर कई डायरेक्शन से मार के इसे एक साथ मारा और टाइम सैचुरेटेड करके इस जहाज को डुबा दिया। अभी यूक्रेन एग्रेसिव हो गया है, क्योंकि युद्ध जब लंबा जाता है तो दोनों ओर से घाटा होने लगता है। अब इसमें यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है, साथ में इलॉन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक है, उसने भी वहां की सेना को और आम लोगों को डाटा प्रोवाइड कर दिया है अपने स्टारलिंक सैटेलाइट से। स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में रहता है, ये डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकता है। जिस किसी को भी स्टारलिंक का सैटेलाइट का कनेक्शन चाहिए होता है, वो अपने यहाँ एक डिश का ये कनेक्शन लेता है और इसे अपने खुले में या कहीं पे भी आराम से इसे खोल सकता है। ये जो सैटेलाइट है इसे इंटरनेट प्रोवाइड करती है, और ये अपने अगल बगल के लोगों को इंटरनेट दे देता है। एक सर्टेन एरिया में ये काफी अच्छा प्रोवाइड कर देता है, इसमें टावर की जरूरत नहीं होती है। तो ये एलॉन मस्क की कंपनी ने यूक्रेन के सेना को, वहां के लोगों को कम्युनिकेशन में मदद कर दिया, जिससे कि वहां के लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया से अपने चीजों को पहुंचा सके और साथ में वर्ल्ड की सिंपैथी भी गेन कर सके। और यही अगर देखेंगे रूस के साथ, तो उसका यूट्यूब लेके A to Z चीजों को काट दिया गया। इसलिए रूस ने धमकी भी दिया है कि वो अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से इन स्टारलिंक के सैटेलाइटों को मार गिराएगा। रूस का सबसे खतरनाक एंटी जो सैटेलाइट मिसाइल है वो A235 PL9 नूडोल मिसाइल है। ये नूडोल मिसाइल किसी भी सैटेलाइट को मारने के लिए एकदम सटीक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार के गिरा देता है। हालांकि अब तक एक भी मार के गिराया नहीं है, लेकिन इसके पास ये क्षमता है, सैटेलाइट में मार के गिरा सकता है। भारत के पास भी ये क्षमता है, अंतरिक्ष की लड़ाई को लड़ सकता है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी देखिएगा यूक्रेन जो है एकदम छोटा सा था, अमेरिका और यूरोप के अन्य देश बड़ा चालबाजी से ये काम किए कि रूस जैसे देश से लड़ने के लिए यूक्रेन को डिफेंसिव हथियार दे दिए। हथियारों की दो कैटेगरी होती है, एक ऑफेंसिव जो हमला करने के लिए होता है, जो रूस के पास भरपूर है, और एक डिफेंसिव जो बचने के लिए होता है। तो यूक्रेन को ऑफेंसिव न बल्कि डिफेंसिव हथियारें बहुत ज्यादा दे दी गई, जिसमें ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो थी, आराम से इसे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइलें डाल दी गई। अब इसे ट्राइपॉड पे रख के आराम से टारगेट लॉक करके और किसी भी टैंक को मारा जा सकता है, और टैंक वहां पे ध्वस्त हो जाता है।
टैंक को ध्वस्त कर जाता है। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में ये सप्लाई कर दी और इसे पहुंचाना इजी भी था। पोलैंड बॉर्डर से इसे यूक्रेन में ले आके पहुंचा दिया गया और ये काफी छोटे होते हैं, कहीं पे भी छुप के इसे फायर किया जा सकता है। इससे रूस के टैंकों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। इवन रूस के टैंक जो है वो कई सारे टैंक यूक्रेन की सेना के पास आ गए। तो यूक्रेन की सेना के पास आज के समय में जितना यूक्रेन का टैंक नहीं है, उससे ज्यादा तो उन लोगों ने रूस के टैंक को पकड़ लिया है और पूरी तरह रूस के टैंक ध्वस्त हो गए। इसलिए भारत को अपने अर्जुन टैंक पर वर्क ज्यादा तेज करना चाहिए। और अर्जुन टैंक के लिए अच्छी बात यह है कि बहरीन को भारत ने अपना अर्जुन टैंक बेचना चालू भी कर दिया। ये बहुत बेहतरीन टैंक है, मेन बैटल टैंक है। भारत इसे बहरीन देश जो है उसे निर्यात भी कर दिया अर्जुन टैंक को। रूस के साथ एक और समस्या है, रूस की अर्थव्यवस्था अभी गिर चुकी है, उसके पास उतने पैसे नहीं है। रूस जो क्या कर रहा है, शुरुआती दौर में रूस की टैक्टिक्स यही रही थी कि वो नॉन प्रेसिजन मिसाइलों को मारा था। देखिए, प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल उसे कहते हैं जो एकदम एक्यूरेट, उसके अंदर रडार लगा होता है, लेजर गाइडेड होती है, एक्यूरेसी से जाके वो मिसाइल मारती है। इस मिसाइलों की खासियत ये होती है कि बहुत ऊंचाई से भी मारा जा सकता है, बहुत सटीक मिसाइल मार देती है, निशाना लगा देती है, लेकिन ये काफी महंगी होती है, जिस वजह से रूस इन मिसाइलों को बचा के रखा है और वह बिना गाइडेड मिसाइलों को अपनी जहाजों में लगा रहा है, क्योंकि ये गाइडेड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल काफी महंगी होती है। तो रूस के पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो शुरुआती लड़ाई में अनगाइडेड मिसाइलों को गिरा रहा है। अब ये अनगाइडेड जो बम होते हैं, इन्हें गिराने के लिए नीचे आना पड़ता है, क्योंकि बहुत हाइट से अगर गिराएगा ना तो इधर उधर लग जाएगा। इसलिए देखिएगा यूक्रेन में कई बार रिहायशी इलाका में जो नॉन मिलिट्री वाला एरिया, वहां पे भी बम गिर जा रहा है, जिसका रीजन है कि नॉन प्रेसिजन गाइडेड बम गिराए जा रहे हैं। अब इस बम गिराने की सबसे बड़ी खराबी होती है कि जहाजों को नीचे आना पड़ता है, और जैसे जहाज नीचे आते हैं तो मैन पैड, ये जो जहाज, ये लॉन्चर का जैसे होता है, इसे मैन पैड बोलते हैं, ये आराम से इसे हिट कर देता है। यही वजह है कि रूस का सुखोई जैसे विमान भी और बेहतरीन एलिगेटर और एमआई जैसे हेलीकॉप्टर भी इन मैनपेड हथियारों के शिकार बन गए और इन मैनपेड की अमेरिका ने पूरी तरह भरमार लगा दी है। अब इनके पास पैसा बचाने के लिए ये बिना गाइडेड बम गिराएंगे, जैसे नीचे आएंगे ये मैनपेड से इनको मार के गिरा देंगे। आज के वक्त में यूक्रेन के पास एंटी टैंक और मैनपेड की कोई कमी नहीं है, इसलिए रूस की वायुसेना भी अब उधर जाने से कतरा रही है। भारतीय सेना को भी मैनपेड की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैनपेड से बचने के लिए फ्लेयर गन छोड़े जाते हैं। फ्लेयर जो होते हैं, ये देखिए, मैनपेड जो होता है मेनली इंजन की गर्मी को देख के पहचानता है, तो ये लोग क्या करते हैं, फ्लेयर छोड़ देते हैं पीछे, ये फ्लेयर छोड़ देते हैं पीछे, जिससे कि ये भटक जाता है। लेकिन आजकल एकदम एडवांस आ गए हैं जिससे ये नहीं भटकता है। भारतीय सेना पिछले 6 सालों से ऐसे मैनपेड की डिमांड कर रही है और भारतीय सेना को ऐसे 1000 मैनपेड की जरूरत है, लेकिन ये पिछले 5 सालों से उन्हें ये नहीं दिया गया और इस साल सेना ने अपने बजट से जब खरीदा तो महज 58 खरीदा है। सोचिए हम लोग अपनी सेना से कितनी लापरवाही कर रहे हैं, खास करके ऐसे डिफेंसिव हथियार को। ये तो हर कंपनी के पास एक होना चाहिए यहाँ पर, तो ये काफी ज्यादा जरूरत है, खास करके जब हम दो ऐसे अपने पड़ोसियों से घिरे हुए हैं यहाँ पर। तो भारत ने इस सब को देखते हुए रूस से जो 48 Mi-17 हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे थे उसकी डील को रद्द कर दिया। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी का एक्सीडेंट हो गया था मौसम खराब होने की वजह से। इस डील को रद्द कर दिया गया। इसमें अमेरिका काफी खुश हुआ है, उसे लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रद्द किया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को बनने में 6 साल का टाइम लगने वाला था और 6 साल में मोदी जी का पूरा प्लान है मेक इन इंडिया, इसलिए 6 साल के अंदर अंदर भारत अपना खुद का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना लेगा जो Mi-17 को रिप्लेस कर देगा। इसे बनने में भी 6 साल लगेंगे, तो भारत सरकार ने भी कहा कि भाई आप दीजिएगा 6 साल में, उससे अच्छा 6 साल में हम बना के रेडी कर देंगे। डिजाइन इसका अवेलेबल है, बन चुका है, बस इसके इंजन की देर है। अब इंजन फ्रांस से आएगा या फिर रूस से ही इंजन खरीदा जाएगा, तो ये देखने वाली बात है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत 6 से 7 साल लग जाएंगे इन हेलीकॉप्टरों को बनने में। भारत रूस और यूक्रेन विवाद में काफी सूझबूझ से कदम रख रहा है, वो ना तो रूस की ओर जा रहा है और ना ही अमेरिका की ओर और यूरोपियन को, क्योंकि भारत को हर ओर से ज्यादा जरूरत है, इसलिए भारत को दूसरी की लड़ाई में पड़ना ही नहीं है। अभी दुनिया के ज्यादातर देश अपने सामान को डंप कर रहे हैं, एशिया के लोग भारत में, और भारत से इस सामान को भेजा जा रहा है यूक्रेन में। अब इसी दौरान जापान ने अपना एक सैन्य जहाज भेज दिया और इस सैन्य जहाज में मदद राशि दी गई थी, कुछ खाने पीने के सामान थे, दवाइयां थी। अब ये सैन्य जहाज आया दिल्ली और दिल्ली से जाने के लिए रवाना हुआ यूक्रेन के लिए। भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम
किसी भी सैनिक जहाज को अलाउ नहीं करेंगे। अब इस सैनिक जहाज भले था, लेकिन इसके अंदर मानवीय मदद की चीजें रखी गई थी। अब जापान इस पर गुस्सा हो गया कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत का स्पष्ट कहना था कि बहुत सारे लोग जो आम नागरिक हैं अलग अलग देशों के, वो कहां पहुंच जा रहे हैं, यूक्रेन पहुंच जा रहे हैं। तो क्या पता इसमें कोई जापानी जाके यूक्रेन चला जाए और वो यूक्रेन चला जाए और रूस से हमला कर दे, तो कल को रूस कहेगा कि यूक्रेन में यह आदमी जो आया है वो भारत होके आया, तो हम ऐसे बवाल में नहीं पड़ेंगे। आपको सामान पहुंचाना है नॉर्मल जहाज से पहुंचाइए, मिलिट्री जहाज से नहीं पहुंचा सकते। भारत दोनों ओर बैलेंस करके चल रहा है। अभी भारत में ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये आए हैं, जॉनसन बेबी, ये खरगोश बोरिस जॉनसन, वही जॉनसन बेबी वही है इसको, ये कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं। ये भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत यूक्रेन पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, यूक्रेन को क्यों मरता छोड़ रहा है यहाँ पर। तो इस पर एस जयशंकर ने बहुत बढ़िया भिगा के तमाचा दिया है इन लोग को। एस जयशंकर ने कहा है कि यूरोपीय देश तथा अमेरिकी देशों को बहुत अच्छे से चिंता है यूक्रेन की, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं जब इन लोगों ने अफगानिस्तान को मरता हुआ छोड़ दिया था। याद कीजिए, अफगानिस्तान से लोग जहाजों से गिर गिर के भाग रहे थे। क्या अफगानिस्तान से भी खराब हालत हो गई है यूक्रेन की? तो एस जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये लोग अभी मीटिंग में आए हुए हैं। भारत में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है राष्ट्रपति भवन में, जिसे कहते हैं रायसीना डायलॉग। उसमें एस जयशंकर साहब ने इस जॉनसन बेबी को अच्छा से समझा दिया है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी थी जो अपना मतलब पूरा सेटअप बंद कर दिए हैं रूस में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले बैन कर दिया था। जितनी भी मोबाइल निर्माता कंपनी थी उन लोगों ने बंद कर दिया था। अभी क्या है कि रूस के अंदर जो डेली यूज की चीजें हैं उसकी भी शॉर्टेज देखी जा रही है। जो डेली यूज की मसालों की, खाने पीने की चीजों की, कॉफी की, इन सब चीजों की काफी कमी देखी जा रही है। अब इन कमियों को दूर करने के लिए भारत आगे आ रहा है और भारत के व्यापारियों को भी सोचना चाहिए कि हर काम में सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, आप अपना आगे बढ़िए, क्योंकि आजकल वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। एक व्यापारी दूसरे जगह आराम से कांटेक्ट कर सकता है। तो उन लोगों को भी जो इंटरनेशनल मार्केट में लगे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मार्केट को वहां शिफ्ट करना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन मौका है, इन्हें नहीं गंवाना चाहिए। याद कीजिए, जब चाइना कोरोना फैला था तो चाइना पूरी दुनिया में पीपी किट बांट रहा था। सोच रहा पहले वही फैलाया, उसके बाद खुद भी बांटने लगा। तो ये मौका है भारतीयों के लिए रूस को ये सब चीजें पहुंचाने के लिए, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था भी बची जा सके, रूस के लोगों का मनोबल भी बचा जा सके और हमारा व्यापार भी बहुत अच्छे से चल सके। युद्ध काफी लंबा हो जाने से ये यूरोप के लोग जो पहले डर रहे थे रूस से, अब ये रूस से डरना छोड़ दिए हैं। इसमें सबसे तेज आगे कूद रहा है पोलैंड। ये पोलैंड भुला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सबसे पहले इन्हीं को थूरा था यहाँ पर। अभी इनको भी थूर देगा रूस तो शांत हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए, यूक्रेन को अपने लिए लड़ाई लड़ता तो समझ में आता है, सजुरा अमेरिका के चढ़ाने पे लड़ाई लड़ गया है। अब पूरी देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करके रख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पोलैंड कह रहा है, भारत पे दबाव बना रहा है कि G20 में रूस को बाहर कर दो। अब पोलैंड खुद G20 में नहीं आता है और भारत को कह रहा है कि आप G20 में रूस को बाहर कर दो। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है ये लिमिटलेस है। आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि चीन के विदेश मंत्री आए थे और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मिले और बोरिया बांध के चल गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी से भी मिलना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। और उसी के 2 दिन बाद रूस के विदेश मंत्री आए, वो एस जयशंकर साहब से भी मिले और मोदी जी से भी मिले। मोदी जी भी भिगा के मारने में एकदम स्पेशलिस्ट हैं। आई होप आप इस डिस्प्यूट को समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन दबा दीजिए।